तो देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में और जनरल टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, दो तरीके के हमारे टेस्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट को जो हम हिंदी में कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, और इन्हें कहते हैं हम सामान्य परीक्षण। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण और सामान्य परीक्षण, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट केवल उन्हीं बच्चों के लिए जाते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डिंग, अभी जितना समझ में आ पा रहा है उतना कर लीजिए, बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी तो वहां पे और बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, देन है जनरल टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे केवल उन बच्चों के होते हैं जिन बच्चों को हम रखते हैं अंडर अचीवर की श्रेणी में। ये केवल उन बच्चों के लिए जाते हैं जो अंडर अचीवर्स होते हैं। अंडर अचीवर्स का मतलब होता है, जैसे हमने कोई टेस्ट लिया, मान लीजिए हमने 20 मार्क्स का एक टेस्ट कंडक्ट किया और 20 में से 7 मार्क्स थे पासिंग। ठीक है, 20 में से 7 पासिंग मार्क्स थे। अब कोई बच्चा ऐसा है जो 7 मार्क्स भी नहीं ला पाता। मान लीजिए आपने 20 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया 40 स्टूडेंट्स के लिए, और इन 40 बच्चों में से मान लेते हैं हम 10 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो बिलो देन 7 हैं। 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बिलो देन 7 हैं, तो वो बच्चे हमारे किस श्रेणी में आते हैं? अंडर अचीवर की श्रेणी में आते हैं। उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? अंडर अचीवर्स। तो अंडर अचीवर्स वो बच्चे होते हैं जो पासिंग क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। These students are known as underachievers, यानी जो बच्चे फेल हो जाते हैं हमारे, उन बच्चों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? अंडर अचीवर की श्रेणी में रखते हैं। तो द डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कंडक्ट ओनली फॉर अंडर अचीवर्स। सारे बच्चों के लिए कंडक्ट नहीं करने की आवश्यकता होती है। These tests are conduct only for underachievers. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनरल में, तो यहाँ आ जाएगा कंडक्ट फॉर ऑल। कंडक्ट फॉर ऑल, ये जो टेस्ट होते हैं हमारे, ये सभी बच्चों के कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो बच्चा आपका अंडर अचीवर हो, चाहे वो बच्चा आपका नॉर्मल जनरल चाइल्ड हो, सभी बच्चों के लिए वाले टेस्ट हमारे कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, तो जनरल टेस्ट ओनली फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कंडक्टेड only for underachievers. Okay, so the first point is clear to all of you. Now we will see about the second point. Under ये जो diagnostic test होते हैं हमारे, its objective is to identify the learning gaps of a child. इसका उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का, सीखने में होने वाली गलतियों का पता लगाना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, रैपिडली एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर, वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक बच्चे की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें से कितनी चीजें बच्चे ने अचीव की हैं, कितनी चीजें बच्चे ने ग्रेस्प की हैं। ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? जो हमारे जनरल टेस्ट होते हैं उनके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अगला पॉइंट। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इसमें यदि बच्चा किसी क्वेश्चन का जवाब करेक्ट देता है तो उसके लिए तो उसको हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ के रूप में, उसको देखा जाता है उसके बच्चे की ताकत के रूप में। यदि बच्चा किसी प्रश्न का जवाब रॉन्ग देता है तो उसे हम कैसे देखते हैं? उसे देखते हैं हम बच्चे की वीकनेस के रूप में, यानी बच्चे की कमी के रूप में। जवाब सही देता है तो स्ट्रेंथ के रूप में, जवाब गलत देता है तो हम कैसे देखते हैं? उसकी वीकनेस के रूप में। यहाँ पे बच्चा किसी प्रश्न का जवाब अगर गलत देता है तो हम उसे कोई भी मार्क्स नहीं देते,
तो उसे जो मार्क्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, 0। लेकिन जब बच्चा किसी प्रश्न का जवाब सही देता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर जो भी मार्क्स गिवन होते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो उसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बच्चा किसी भी प्रश्न का जवाब सही दे रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट में तो उसे हम बच्चे की ताकत के रूप में देखते हैं, और अगर गलत दे रहा है तो उसे हम बच्चे की वीकनेस के रूप में देखते हैं। यहाँ बच्चा किसी प्रश्न का जवाब यदि गलत देता है तो उसे देखा उसके लिए उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। यदि किसी प्रश्न का जवाब सही देता है तो उसके लिए उसे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं हमारे, इनका अगला जो स्टेप होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपका ठीक है बच्चों, यानी इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का जब टेस्ट ले लिया जाता है आफ्टर दैट हम उनको प्रोवाइड करते हैं रिमेडियल टीचिंग। उसके बाद उनको दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी सीखने में जहां भी उनको कमी आ रही थी, जहां भी प्रॉब्लम आ रही थी, जहां भी समस्या आ रही थी, वहां अब हम क्या करेंगे, बच्चे का उपचार करेंगे। जो कमी आ रही थी उसको हम दूर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है यहाँ नेक्स्ट स्टेप। यहाँ हम क्या करते हैं, बच्चे को नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर देते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्रेड में बच्चे को प्रमोट कर देते हैं। यहाँ टाइम लिमिट नहीं होती, इसकी कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती, लेकिन जो जनरल टेस्ट होते हैं इसमें टाइम लिमिट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी इसमें जो समय सीमा होती है वो निर्धारित होती है, जबकि इसमें समय सीमा जो होती है वो निर्धारित नहीं होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जनरल का लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप इज रिमेडियल टीचिंग, यानी जब हम बच्चे को का डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि बच्चे को समस्या कहाँ है किसी टॉपिक में, देन हम उसको रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ क्या होता है, जनरल में बच्चे को अगली ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाता है, अगले ग्रेड में भेज दिया जाता है। जैसे बच्चे का 7th का अगर था तो बच्चा 8th में आ जाएगा। दैट इज, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है सभी को? चलिए, तो जनरल टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट अब सबको क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे का स्टेप। अब हमने जैसा कि पढ़ा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या होता है, टीचिंग की जाती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो टीचिंग की जाती है उस टीचिंग को हम क्या कहते हैं, रिमीडियल टीचिंग। बोर्ड क्लियर है अभी सभी को? ओके, चलिए, तो रिमेडियल टीचिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग क्या होती है? सबसे पहली बात, it is conduct after the diagnostic test. It is conduct after the diagnostic test, यानी हम जब भी बच्चे को रिमेडियल टीचिंग देते हैं तो हमेशा उससे पहले हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है वो बताते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको जाते ही दवाई दे देता है? क्या डॉक्टर जाते ही आपको मेडिसिन दे देता है? पहले क्या करता है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो प्राइमरी तरीके से आपको डायग्नोस करता है, वो
देखता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस चीज की समस्या है, और उसमें भी पहले तो आपको कुछ ऐसी दवाइयां देता है जिससे कि आपको कि बेसिक एक एड दे दी जाए, फर्स्ट एड दे दी जाए। आफ्टर दैट वो आपके कुछ टेस्ट लिखता है, स्पेसिफिक टेस्ट लिखता है। उन स्पेसिफिक टेस्ट का जब रिजल्ट आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है ना, क्योंकि एक दवाई ऐसी नहीं है जिससे कि सारे रोग दूर हो जाए, या कोई भी एक मेडिसिन ऐसी नहीं होती है जिससे कि बता दिया जाए और सारे रोगों के लिए वो इलाज कर दे। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है, एंड आफ्टर दैट डॉक्टर क्या करता है, आपके कुछ टेस्ट लिखता है। उन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, उन टेस्ट में जो रिपोर्ट उसको मिलती है, उन रिपोर्ट्स में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, उसके बेस पे एक मरीज का सही इलाज सही होता है। जब तक डॉक्टर सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाएगा आपकी बीमारी को, तब तक वो आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब तक एक टीचर बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाएगा, तब तक जो हमारी रिमेडियल टीचिंग है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी। फॉर द सक्सेसफुल रिमेडियल टीचिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे के जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं सीखने में, हम उनका पता लगाएं, तभी बच्चा जो है वो सही तरीके से अपनी जो भी बच्चे की जो समस्याएं हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से दूर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज इट इज कंडक्ट आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकंड पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन करेक्ट डायग्नोस। यानी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर, समस्या के सही निदान पर। ये क्वेश्चन आया था आपका, द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन, सो द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज डिपेंडेंट ऑन करेक्ट डायग्नोस। जितने बेटर तरीके से आप डायग्नोस कर लेंगे, उतनी ही बेटर हम क्या कर पाएंगे, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर वेरी लेस। यानी इसके अंतर्गत छात्रों की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम होती है। केवल उन्हीं बच्चों को हम डायग्नोस करते हैं जिनको को सीखने में समस्या आ रही होती है, जो बच्चे हमारे अंडर अचीवर्स होते हैं। तो एक ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चों की जो संख्या होती है वो कम होती है। इंडिविजुअल अटेंशन ऑन एवरी चिल्ड्रन, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। हम हर बच्चे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों को कि कौन से बच्चों को सिमिलर प्रॉब्लम है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम उनको सही तरीके से रिमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। ओके, चलिए, तो individual attention on every child. It's not reteaching, not extra class. It's not reteaching and not extra. ना ही ये रीटीचिंग है और ना ही ये एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, इसे हम रीटीचिंग नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि इसमें हमारी कमी रह गई थी कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ सिखाने में आने में। इसलिए इसे ना तो आप रीटीचिंग कहेंगे और ना ही हम इसे एक्स्ट्रा क्लास कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये बात समझ में आ गई आपको, ना ही ये रीटीचिंग है ना ही ये एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास या रीटीचिंग क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हमारी कमी थी, कहीं ना कहीं हम बच्चे को नहीं समझ पाए, जिस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, दोबारा से बच्चे को समझाना पड़ रहा है, दोबारा से बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, आपके रिमेडियल टीचिंग के अंदर कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। थर्ड पॉइंट समझा दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर वेरी लेस वाला। भाई केवल वही बच्चे होते हैं ना इसमें जो बच्चे की आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। तो हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन आप दे सकते हैं, हर बच्चे पर आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं कि इस बच्चे को किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें टीचिंग में क्या क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा। ओके, चलिए, कोई पॉइंट रह गया? इट इज कंडक्टेड आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब एक पॉइंट और है इससे रिलेटेड। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द लर्निंग गैप्स। इसका उद्देश्य होता है सीखने में होने वाली जो भी कमियां हैं, जो भी लर्निंग गैप्स वी आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द डिग्नोस्टिक टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ रेमेडियल टीचिंग वी improve these learning gaps, we fill these learning gaps. With the help of diagnostic test we identify, with the help of remedial teaching we remove the learning gaps. Okay, चलिए तो आगे चले। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, ओके। तो रिमेडियल टीचिंग हमने कर लिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं वो देखिए। और रिमेडियल टीचिंग हो गया, इवैल्यूएशन में डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, इवैल्यूएशन में अब आती है बात क्वालिटीज ऑफ गुड इवैल्यूएशन या क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर। वैलिडिटी, वैधता। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैधता। ठीक है, किसको कहते हैं वैलिडिटी? कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से जरा। वैलिडिटी का क्या मतलब है? क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से। व्हाट इज मीन बाय वैलिडिटी? क्या मतलब है वैलिडिटी से? बता सकते हैं? Anyone knows what is the mean by validity? The first quality of a good question paper and the good evaluation is validity. What is the mean by validity? No one knows that.
क्या मतलब है वैलिडिटी से, नहीं पता है किसी को भी? ओके कोई चीज कब से कब तक वैलिड है? ओके किस चीज की वैलिडिटी कब तक उसे यूज कर सकते हैं उस थिंग को? ओके और एनी अदर, एनीवन एल्स? और कोई बताएगा? पीरियड ऑफ टाइम। ओके एनीवन एल्स? रेनू, सोइनी और शिवानी। बेटा ये आपके मोबाइल फोन के सिम की वैलिडिटी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी दूर दूर तक। क्वेश्चन आया बेटा, ये 2012 के पेपर में आया था सीटेट में ये क्वेश्चन, 2012 के पेपर में आया था। सलोनी कंक्लूजन, व्हाट इज द मीनिंग बाय कंक्लूजन? कंक्लूजन के बहुत सारे मतलब हैं। व्हाट यू वांट टू से बाय द कंक्लूजन? ये बिल्कुल सभी का उत्तर गलत है, बिल्कुल सभी का आंसर गलत है। क्वेश्चन जो आया था वो भी मैं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन जो आया था वो भी बताऊंगी क्या मतलब है इसका। देखो पहले समझ लीजिए कि क्या होती है वैलिडिटी। आप देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही आती है कि आपने किसी वर्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो अपनी रियल लाइफ में सुना होता है, आप उसी से उसको कनेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। सम टाइम वो सही भी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इन द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे तो काफी सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है from your real life, and in the terms of statistically differ. So what is the mean by validity here? I will tell you. The meaning of validity is here when a question paper major which is it tend to be major. When a question paper major which is it tend to be major. यानी जब एक प्रश्न पत्र वही मापता है जो मापने के लिए वह बना है, तो वह कहलाता है वैध। जब एक प्रश्न पत्र वही मापता है जो मापने के लिए वो बना है, तो उसे हम कहते हैं वैध। देखिए कैसे, अब मान लीजिए आप कोई भी, जैसे कई बार होता है ना, हम कुछ बात कह रहे होते हैं और वो कहता है नहीं नहीं ये पॉइंट यहाँ पर वैलिड नहीं है, तो वहां वैलिड का मतलब टाइम से नहीं होता, वहां वैलिड का मतलब किस चीज से होता है कि आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है वो पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं है। Similarly, like that, when a question paper is meant by a teacher, so it is necessary what you want to check in a child, what you want to check in your student. The questions should be beyond on that. The question should be based on that. If the question are not based on that, then the question paper is not good. Then the question paper quality validity is not there. समझ में आई ये बात? यानी जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपने चेक करना है तो वो क्लियरली क्वेश्चन जो है वो उसी पर बेस्ड होने चाहिए। अगर क्वेश्चन उस पर बेस्ड नहीं है तो आपका क्वेश्चन पेपर वैलिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? आई विल गिव यू द एग्जांपल आल्सो। नाउ यू लिसन, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड ऑन दैट, the question should be, the question paper should be, the question should be taken on the basis of specific objective। यानी प्रश्न पत्र में प्रश्नों का चुनाव किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, या प्रश्न पत्र किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। The question paper should be according to a specific objective. The question paper should be based on a specific objective। ठीक है? अभी ठीक है? The question paper should be according to a specific objective। ठीक है?
जो भी हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका, ठीक है। नाउ व्हेन क्वेश्चन पेपर measure which is which is it tend to be measured, यानी जब एक क्वेश्चन पेपर वही चीज चेक कर रहा है जो चेक करने के लिए वो बना है, तो वो क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा होता है, वैलिड होता है। व्हेन अ क्वेश्चन पेपर मेजर व्हिच इज इट टेंड टू बी मेजर, यानी जब एक प्रश्न पत्र वही मापता है जो मापने के लिए वो बना है, देन दैट क्वेश्चन पेपर इज वैलिड। ओके, चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है सभी को। कैन आई रेस? अब देखो, एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लॉइन, टीचर ने एक क्वेश्चन दिया और इसका आंसर बच्चों ने दिया बर्ड, जैसे कि आप लोग दे रहे हैं इसका आंसर बर्ड, बट अकॉर्डिंग टू द टीचर द आंसर इज लॉइन। सो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज की कमी है, और वो किस चीज की कमी है इस क्वेश्चन में, किस चीज की कमी है, वैलिडिटी की कमी है। क्योंकि हमने क्या दिया क्वेश्चन कि ऑड वन छाटिए, है ना, लेकिन यहाँ पे दो आंसर बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टीचर आंसर क्या है, लॉयन, एंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आंसर क्या है, बर्ड। अब देखिए, आपने आंसर दिया कि बाकी सारे जमीन पे चलते हैं और बर्ड जो है वो आसमान में उड़ती है। अकॉर्डिंग टू दैट यू गिव द आंसर, गो फ्रॉम हियर, सॉरी। So, according to you, the answer is bird, but according to the teacher, the answer is lion. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज की कमी है, वैलिडिटी की। क्योंकि हम ऑड वन देखना चाह रहे थे, ऑड वन तो दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, दोनों ही आंसर सही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए जिसके कि एक से ज्यादा आंसर हो सके। तो समझ में आ गई आपको बात, वैलिडिटी का क्या मतलब है। आई होप अब सभी को क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा वैलिडिटी का क्या मतलब है, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए जिनके कि एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का हमें समावेश नहीं करना चाहिए किसी भी प्रश्न पत्र के अंतर्गत जिसके एक से अधिक आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने किसी बच्चे, एक बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट लिया, ठीक है, और आज बच्चे के इंग्लिश के टेस्ट में मान लीजिए मार्क्स आए उसके 50 में से 35। थोड़े दिन बाद आप उसका दोबारा से इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हैं और बच्चे के अब मार्क्स आ रहे हैं 50 में से 50। तो या तो पहले क्वेश्चन पेपर रिलायबल नहीं था, या तो आपने पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इजी बना दिया था, या आपने अभी क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ बना दिया है, ठीक है। क्या पूछना चाह रहे हो भाई? मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ, पहले तो ये बताओ, आप पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पेपर देखते हैं? हम्म, ये बताइए, पढ़ाने के बाद हैव यू चेक द क्वेश्चन पेपर्स? क्वेश्चन पेपर देखे हैं आप लोगों ने मेरे पढ़ाने के बाद, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अभी तक? ये बताइए पहले तो, मेरे पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चंस देखते हैं? नहीं देखते, क्यों? देखते हैं तो क्वेश्चंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं जो भी मैं बताती हूँ आपको?
या जो भी मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए होते हैं या नहीं? इना ओबराय बताइए, आते हैं ना क्वेश्चंस? मैं कहती हूँ बार बार कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात को, और बाद में आप लोग पछताएंगे अगर अभी नहीं सीरियसली लेंगे तो। क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अगर पूरे 28 मार्क्स लेने हैं तो आप जरूर डेली पढ़ा करिए। अभी पिछली बार एक स्टूडेंट थी, गुरप्रीत, 30 मार्क्स आए थे उसके, 30 आउट ऑफ 30 थे सीडीपी में। उसके अभी तक मैसेजेस भी पड़े हुए हैं, उसने मेरे को अपना रिजल्ट भेजा था बाद में। सो प्लीज टेक इट सीरियसली ना, टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए। तो रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ इसको। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है देखिए, लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। सिमिलैरिटी बिटवीन द मार्क्स, सिमिलैरिटी बिटवीन द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, similarity between the marks of a student in a particular subject, in a particular subject in different examinations, in different examinations. Similarity between the marks in a particular subject, in a particular subject in different examinations. एक ही बच्चे की, एक ही विषय की, एक ही बच्चे की, एक ही विषय की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में समानता होनी चाहिए। एक ही बच्चे की, एक ही विषय की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में समानता होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? यानी एक ही बच्चे के अगर आप बार बार टेस्ट ले रहे हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो उसमें बहुत ज्यादा जो बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं उनमें 2 to 3 मार्क्स का डिफरेंस, 5 मार्क्स तक का डिफरेंस तो चल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो क्वेश्चन पेपर की जो रिलायबिलिटी है वो सही नहीं है, यानी क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलायबल नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अगली क्वालिटी आती है बच्चों, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। अगली जो क्वालिटी आती है वो कहलाती है हमारी ऑब्जेक्टिविटी। बताइए जरा ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? बताइए जरा, व्हाट इज द मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन पेपर तो हमने पहले ही ले लिया ना वैलिडिटी के अंदर। और सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करा करें प्लीज। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो मैं तो सीधे सीधे पढ़ाते चले जाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, टाइम भी कम लगेगा। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे देन आई विल नॉट आस्क द क्वेश्चन। एक दो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है बस, बाकी सभी आराम से रहते हैं अपना। बाकी लोग भी और रिस्पॉन्ड करिए। यहाँ पे 8 पर्सन हैं, 8 में से एक ही बच्चे ने, आरती, सीटेट, अंजलि, दीपा रानी, इना ओबेरॉय, सिद्धांत, गौर, सोइनी पाल। व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? रिस्पॉन्ड ऑल द स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना आंसर, तो क्या दिक्कत है? सही के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ।
चलिए खैर नहीं बताना है आपको तो छोड़िए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बेटा कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो क्वेश्चन पेपर शुड नॉट बाइज्ड विद द मेंटेलिटी ऑफ टीचर, यानी प्रश्न पत्र पर शिक्षक की मानसिकता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी टीचर की मानसिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे टीचर है, उसको कोई बच्चा नहीं पसंद है और उसे पता है कि ये चीज इस बच्चे को नहीं आएगी और वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं टीचर ने। समझ में आ रही बात? यानी कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाते टाइम हमें ये देखना चाहिए द क्वेश्चन पेपर शुड नॉट बी बाइज्ड बाय एनी विद द मेंटलिटी ऑफ टीचर। अगर क्वेश्चन पेपर टीचर की मेंटलिटी से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन पेपर जो है वो वैलिड नहीं होगा, और अगर उसके ऊपर टीचर की मेंटलिटी का कोई इफेक्ट नहीं है देन दैट क्वेश्चन पेपर हैज द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, next point is content coverage. Is it visible? Okay, so the next point is content coverage. What does mean by content coverage? Is it the point is clear to all of you? Because जो दिख रहा है वही है, राइट? कंटेंट कवरेज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन शुड बी टेकन विद द होल करिकुलम, यानी जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारा करिकुलम है, क्वेश्चंस जो है वो पूरे करिकुलम से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से ही पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो फॉर्म कर दिया गया हो, या एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा रख दिए गए हो। तो अगर ऐसा है तो वो जो क्वेश्चन पेपर है वो कंटेंट कवरेज करने वाला नहीं है, यानी क्वेश्चन शुड बी टेकन विद द होल करिकुलम, सो दैट पॉइंट इज नोन एज कंटेंट कवरेज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं क्या है। द पॉइंट इज लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। सो द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है देखिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर शुड नॉट अफेक्टेड बाय एनी रीजन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। द क्वेश्चन पेपर शुड नॉट अफेक्टेड बाय एनी रीजन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी किसी भी क्वेश्चन पेपर पर किसी पर्टिकुलर रीजन का और किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का, किसी पर्टिकुलर कल्चर का। कौन सा टेस्ट होता है, क्या पूछ रहे हो आप? कंटेंट वाला रिपीट कर दो। कंटेंट कवरेज का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आपने मान लो 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर से आपको अगर क्वेश्चन पेपर बनाना है तो ऐसा ना हो कि 80% पेपर जो है आपका वो स्टार्टिंग के 2 ही चैप्टर से बना हुआ है। आपका हर पार्ट से कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम है, इतने सारे टॉपिक्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही टॉपिक से 8 क्वेश्चन रख दिए उन्होंने। हर टॉपिक से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, यानी हर टॉपिक को कवर करने वाला आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट कवरेज।
हाँ, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी होते हैं, यस। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए आगे देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात। सॉरी। तो ये थी हमारी क्वालिटीज ऑफ गुड इवैल्यूएशन आइदर क्वेश्चन पेपर। इन्ना ओबराय क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या करूं? क्या पूछना चाह रहे हो इन्ना? ऑब्जेक्टिविटी दोबारा बता दूं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उस पर टीचर की मेंटेलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कैसे नहीं पड़ना चाहिए बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल देके बताती हूँ अपना खुद का। When I was in 12th class, I opt a subject. That subject is economics. ठीक है, जब हम 12th क्लास में थे तो मैंने एक सब्जेक्ट लिया था इकोनॉमिक्स, एंड द टीचर नेम who taught economics, the name of the teacher is कमला जग्गी। तक मुझे नाम भी याद है उनका। In 2004 I passed my 12th examination. 2004 में 12th किया था मैंने। तो उस समय हमारी एक टीचर थी जिनका नाम था कमला जग्गी मैडम, और वो मैम पढ़ाती थी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरे पास भी एक सब्जेक्ट था। थर्ड पीरियड होता था हमारा इकोनॉमिक्स का, एंड गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे हम। तो थर्ड पीरियड तक जो बच्चे गेम्स के होते थे, थर्ड पीरियड तक हमारे गेम्स चलते रहते थे। तो थर्ड पीरियड तक जो बच्चे गेम्स वाले होते थे ना, वो अटेंड करते थे क्लासेस को। हाँ, स्टैंडर्डाइज वाला भी बता दूंगी एक बार। जो मैं बता रही हूँ सभी समझ लो विद एग्जाम्पल, सभी के काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग गेम्स में थे तो थर्ड पीरियड तक हम लोग क्लासेस को अटेंड नहीं करते थे। तो थर्ड पीरियड के बाद हम लोग एंटर हो रहे होते थे और वो मैम बाहर निकलती थी, हम लोग एंटर होते थे उसी साइड पे। तो मैम बहुत ज्यादा नफरत करती थी हम लोगों से, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी हमको। तो जैसे ही हम लोग एंटर होते थे ना, तो वो हमको देखती थी और कहती थी मैं ऐसा पेपर बनाऊंगी ना, इस बार तुम पास होके दिखाना। समझ में आ गई बात? द क्वेश्चन पेपर शुड नॉट based with the question paper should not affected with the mentality of teacher. एक टीचर जानता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जाए कि बच्चे जो है वो मार्क्स ना ले पाए, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जाए कि ये बच्चा जो है उसको मैं फेल कर पाऊं। समझ में आ रही है बात? किसने पूछा था? अंजलि। क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में आई बात? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? टीचर कहती है ऐसा पेपर बनाऊंगी कि तुम लोग को फेल कर दूंगी मैं और तुम पास होके दिखाना। समझ में आ रही ना बात? हाँ, तो क्लियर हुआ अभी? तो ऐसे टीचर अगर ऐसे चिढ़ के क्वेश्चन पेपर बनाएगी तो फिर कैसे बच्चा पास हो पाएगा? क्लियर? तो ये मतलब था बेटा ऑब्जेक्टिविटी का, है ना। अब वो मैम जो थी, आगे का भी मैं बता दे रही हूँ क्या हुआ। तो उन्होंने हम लोग को धमकी दी हुई थी कि अब की बार तुम लोग पास होके दिखाना, इकोनॉमिक्स इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स आपको पता ही है 11-12 से पहली बार सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, 10 तक कोई कुछ भी हम पढ़ते नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में। जो भी कुछ पढ़ा जाता है थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में वो ज्योग्राफी में ही पढ़ा जाता है। तो भाई मैम ने पेपर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाया, और इतना डिफिकल्ट पेपर बनाया जो क्लास लेते थे वो फेल हो गए, और हम लोग जो बाहर ग्राउंड में खेलते थे हम लोग पहले से अवेयर थे कि मैम ऐसा पेपर बनाने वाली है, तो हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो क्लास में बैठते थे वो तो हो गए फेल, और जो जाते थे गेम्स खेलने के लिए वो बच्चे हो गए पास। तो ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है, लेकिन है ना, हर बच्चा नहीं क्रॉस कर पाता है ऐसी डिफिकल्टीज को। तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अभी कोई डाउट है? ऑब्जेक्टिविटी में डाउट है क्या? अब डाउट है ऑब्जेक्टिविटी में? हाँ, समझ में आ गया ना? अब बात कर लेते हैं मान के। अगला पॉइंट जो मैं बता रही थी आपको, मानचित्र। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे आप यूपी टेट का एग्जाम देखिए और सीटेट का एग्जाम देखिए, डिफरेंस क्या है? सीटेट के एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते कि यूपी का पूरा सिलेबस आता है या हरियाणा का पूरा सिलेबस आता है ना। कहीं भी एक जगह का सिलेबस उसके अंदर नहीं आता है।
तो वो पेपर होता है बेटा स्टैंडर्ड। सीटेट जो है वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड। और अगर हम बात करें यूपी कैट, एच कैट, तो वो होते हैं बेटा नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि कुछ भी आ जाता है उनके अंदर। सीटेट जो है वो बहुत स्टैंडर्ड पेपर है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर आपको सिलेबस दिया हुआ है, वही क्वेश्चंस आते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको पेडागोजी पूछी जाती है और आपको ग्रामेटिकल नॉलेज पूछी जाती है लैंग्वेज के अंदर, वहां लैंग्वेज में लिटरेचर भी पूछ लेता है। जबकि हर टीचर तो है नहीं ना लैंग्वेज वाला, उसके लिए क्या जरूरत है आपको पूछने की लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन वहां पर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड का मतलब है, आप देखेंगे यूपी का पेपर तो यूपी के सिलेबस से बेस्ड होता है, एस्टेट देखेंगे तो वो हरियाणा के सिलेबस पर बेस्ड होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबसे पहले हमने देखा क्वांटिटेटिव पार्ट। क्वांटिटेटिव को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव, एंड सेकंड वन इज कॉग्निटिव। साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव के अंदर एज, वेट एंड हाइट, इनको आप पर्टिकुलर क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए वो कैसे है, हमारे क्वांटिटेटिव का पार्ट है। और कॉग्निटिव में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनके लिए हम बच्चों को पर्टिकुलर मार्क्स देते हैं। तो मार्क्स भी जो है हमारे वो किस में आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं। तो इसलिए ये भी कैसा हो गया आपका क्वांटिटेटिव। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव की, जहां पे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। सबसे पहला है इंटरव्यू। बच्चे से पर्सनली कुछ क्वेश्चंस पूछकर हम उसके बिहेवियर के बारे में पता लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है। ऑब्जर्वेशन जो होता है हमारा दो तरीके का होता है। एक तो होता है ऑब्जर्वेशन आपका ऑब्जर्वेशन, एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। यानी एक में तो टीचर बच्चे को ऑब्जर्व कर रही होती है, ये बात बच्चे को पता होता है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है जिसमें बच्चे को पता नहीं होता कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और कैमरा लगा हुआ है, बच्चे को नहीं पता कि वहां पे कैमरा लगा हुआ है, और बच्चा जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको पता नहीं होता, लेकिन उसका फिर भी बिहेवियर जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन भी हमारा दो तरीके का होता है। एक ऑब्जर्वेशन होता है हमारा जिसमें बच्चे को पता होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एक होता है जिसमें बच्चे को नहीं पता होता कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैंने आपको दो तरीके के बताए हैं क्वेश्चंस, एक बताया रिकॉल टाइप और दूसरे बताए हैं रिकॉग्निशन टाइप। देखिए रिकॉल टाइप का मतलब होता है जब हम क्वेश्चन बच्चे को कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो होते हैं हमारे, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपके राइट एंड रॉन्ग वाले जो होते हैं वो। तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो जहां हम बच्चों को ऑप्शन नहीं देते वो रिकॉल टाइप होते हैं, वहां पे क्या करना पड़ता है, उसको रिकॉल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि क्या आंसर था। रिकॉग्निशन टाइप होते हैं जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, फिलअप दिए हैं आपने, फिलअप के नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे कैसे हो जाते हैं, रिकॉग्निशन टाइप, जिसमें से आपको दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर की पहचान करनी होती है। तो समझ में आ गया रिकॉल टाइप, रिकॉग्निशन टाइप। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू, मैंने बता दिया आपको, ऑब्जर्वेशन बता दिया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी पर्टिकुलर घटना से संबंधित होता है। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या वो कुछ भी ऐसा करता है जो कि बहुत अजीब है या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा करता है, तो उसको उसके एक पर्टिकुलर एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद में केस स्टडी। केस स्टडी केवल उन बच्चों की होती है जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे होते हैं, या जो बच्चे जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं ना उनसे अलग होते हैं, उन बच्चों की हम केस स्टडी करते हैं। और केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि बच्चे के बिहेवियर में जो डिफरेंस आया है वो किस कारण आया है और कब से आया है और कहाँ से आया है, जिससे कि उसको रिमूव किया जा सके। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पोर्टफोलियो, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहली चीज तो देखिए, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पिक्चर्स की बात मिल जाए तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे एक बच्चा क्लास पे फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक
जो भी कुछ एक्टिविटी करता है वो सारी पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड में आती है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की हिरारिकल ग्रोथ देखते हैं, यानी बच्चे की क्रमबद्ध कितनी प्रोग्रेस हुई है ये चेक किया जाता है पोर्टफोलियो के माध्यम से। इसमें पूरे साल की एक्टिविटीज जितनी भी उसने की होती है उनको हम इंक्लूड करते हैं, बच्चे की एज, वेट, हाइट, फोटोज, हॉबीज, वीकनेस, इन सारी चीजों को कलेक्ट किया जाता है इसके अंदर। अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि यदि हमें बच्चे की क्रमिक प्रगति को देखना है तो उसका कौन सा रिकॉर्ड हमें देखना चाहिए, तो बच्चे की क्रमिक प्रगति को देखने के लिए हमें जो रिकॉर्ड देखना चाहिए वो रिकॉर्ड कौन सा होता है, बच्चे का पोर्टफोलियो। सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री क्या होता है, जब बच्चे की हमें सोशल क्वालिटीज को चेक करना है कि बच्चा कितना सोशल है, कितना सोशली एक्टिव है, कितनी जल्दी लोगों के साथ मिक्सड अप हो जाता है, कितना अच्छा बिहेवियर उसके साथ उसका है, कितना अच्छा एडजस्टमेंट है बच्चे का, तो उसे हम कहते हैं सोशियोमेट्री। इसमें 3 तरीके के बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक बच्चे होते हैं स्टार पर्सनालिटी वाले। स्टार पर्सनालिटी वाले बच्चे वो होते हैं जो बहुत जल्दी ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जिन्हें सब लोग पसंद करते हैं। दूसरा आता है हमारा क्लिक पर्सनालिटी। क्लिक पर्सनालिटी वो होती है जो कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट खुद को चेंज कर लेते हैं, यानी जहां जरूरत होती है बहुत जल्दी लोगों से मिक्स भी हो जाते हैं, जहां जरूरत नहीं होती वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा आखिरी पार्ट है, आखिरी जो इसमें आता है वो आता है आइसोलेट पर्सनालिटी। आइसोलेट पर्सनालिटी वाले लोग वो होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है, जिनको लोगों से बात करना पसंद नहीं होता, लोगों के साथ घुलना मिलना, मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो बच्चे हमारे किस में आ जाते हैं, उसमें आइसोलेट पर्सनालिटी में। नेक्स्ट बात आती है रेटिंग स्केल की। रेटिंग स्केल स्केल में क्या होता है, जैसे कि हम बच्चों को जो ग्रेडिंग देते हैं वो रेटिंग स्केल का ही पार्ट होती है कि इतने से इतने तक के बच्चे जो हैं वो इस रेट में आएंगे, इतने से इतने तक के बच्चे, इतनी जिनकी परसेंटेज आई है वो इसमें आएंगे। तो ये होती है हमारी रेटिंग स्केल। ये 4 टाइप के होते हैं हमारे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन क्या मतलब है इनका, देखिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब हम सब कुछ पढ़ा चुके होते हैं, पूरा सिलेबस हमारा फिनिश हो जाता है, एट द एंड जो होता है सबसे लास्ट में जो किया जाता है वो होता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है सीखने के दौरान जो हम इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आ गया है और आगे हम कैसे उसको करा सकते हैं क्लियर चीजों को, तो वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें तो आ जाता है हमारा ऐसे यानी कि समेटिव असेसमेंट, और इसके अंदर आ जाता है हमारा एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है बेटा, इसमें बच्चे की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इवैल्यूएट की जाती हैं बाय द पीयर ग्रुप, यानी जो पीयर ग्रुप के द्वारा होता है वो कहलाता है असेसमेंट एज लर्निंग। और असेसमेंट इन लर्निंग जो बच्चा खुद को खुद ही चेक करता है, यानी जैसे हम बच्चे को एक चैप्टर करा देते हैं, उसके बाद में एट द एंड जो एक्सरसाइज होती है बच्चा उसको खुद से करता है। अगर कहीं पे उसको कुछ नहीं समझ में आता है, पीछे चैप्टर से देखता है, फिर खुद को चेक करता है कि उसने आंसर सही किए हैं या नहीं, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट एज इन लर्निंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऑफ, जब हम कुछ सब कुछ सिखा चुके होते हैं उसके बाद जो कर रहे हैं वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कुछ भी हमने बच्चे को सिखाया है उसका जो हम करते हैं, जैसे देखो बेटा आपने बच्चे को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में हम उसका जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं, फिर उसे आगे सिखा रहे हैं कि जो बच्चे को आ गया है आगे हम सिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो वो क्या है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, आगे बढ़ाने के लिए जो है। जब बच्चे को सब कुछ पढ़ा दिया गया है, पूरा पढ़ाने के बाद कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जो हम कर रहे हैं वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग जब हम बीच बीच में कर रहे हैं तो क्या है वो फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, जब बच्चे का जो पीयर ग्रुप है वो उसको चेक करता है तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग, जब बच्चा खुद को खुद ही चेक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका 2012 के एग्जाम में, क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक बावर्ची खाना पकाते हुए खाने को चक्कर देखता है, एक बावर्ची खाना पकाते हुए खाने को चक्कर देखता है, तो देखिए बेटा उसमें ये 2 ऑप्शन तो थे नहीं, असेसमेंट एज नहीं था, असेसमेंट इन भी नहीं था, 2 ये थे और 2 फालतू की ऑप्शन उन्होंने बना रखे थे। तो क्या होगा आंसर बताइए।
ठीक है बच्चों। हाँ, तो बताइए, एक बावर्ची खाना पकाते हुए, हाँ फॉर लर्निंग, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। चलिए, अजय आज आपने इतना लेट क्लास क्यों अटेंड करी? बिजी थे क्या? मैं देख रही थी आज आए नहीं आप अभी तक। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ गया है? तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं फिर हम।